दोस्तों, चाइना आज के टाइम सुपर पावर का स्टेटस रखता है और जिस तरह से चाइना ग्रो कर रहा है, ऐसा एस्टिमेट किया जा रहा है कि 2027 तक चाइना अमेरिका को रिप्लेस कर देगा जीडीपी के मामले में। और उस समय चाइना दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा और ये पूरी दुनिया के लिए एक खतरे का आभास है, क्योंकि चाइना कोई डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है। चाइना में वन पार्टी सिस्टम है, यानी कि चाइना में सिर्फ एक ही पार्टी रूल कर सकती है, जो कि है चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी। अगर इनको लीडर चुनना होता है तो ये पार्टी के अंदर ही वोट करवाकर अपना लीडर चुनते हैं। इसमें जनता को वोटिंग सिस्टम से दूर रखा जाता है। पब्लिक की गवर्नमेंट चुनने के प्रोसेस में हिस्सेदारी न होने के नाते चाइनीज गवर्नमेंट जनता के प्रति जिम्मेदारी से दूर रहती है और इसीलिए चाइनीज गवर्नमेंट को वो पावर मिलता है जिससे कि वो कुछ भी कर सकते हैं, ना तो पब्लिक का प्रेशर और न ही ऑपोजिशन का। और चाइना की यही बात इंडिया, जापान, साउथ कोरिया और अमेरिका जैसे देशों को डराती है, क्योंकि ये सभी देश लोकतांत्रिक तरीके से चलते हैं। लोकतांत्रिक तरीके से चलने वाले देशों को अपनी जनता को जवाब देना होता है, कुछ भी स्टेप उठाने से पहले या फिर स्टेप उठाने के बाद। जब चाइना कोई प्लान बनाता है तो वो 5 साल का होता है। ऐसी पॉलिसीज के ऊपर दुनिया भर की निगाहें टिकी होती है। दोस्तों, पहले इंडिया भी 5 ईयर प्लान पर काम करता था, लेकिन अब उसको बंद कर दिया गया है। दिसंबर 2020 में जब चाइना ने अपने 14th 5 ईयर प्लान को इंट्रोड्यूस किया तो उससे इंडिया के लिए चिंता और बढ़ गई, क्योंकि चाइनीज स्टेट मीडिया के अनुसार चाइना 60 गीगाहर्ट्ज की क्षमता वाला एक सुपर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट डेवलप करेगा यारलुंग नदी में, जो नदी आगे चलकर इंडिया में ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। यह नदी तिब्बत से फ्लो होता है और अरुणाचल प्रदेश के रास्ते असम होते हुए बांग्लादेश में जाती है। इसी को काउंटर करते हुए इंडिया की यूनियन सेक्रेटरी ऑफ वाटर मिनिस्टर टीएस मेहरा का कहना था कि आज के टाइम पे सबसे बड़ी जरूरत यही है कि चाइना की इस मूव से जो प्रभाव होंगे उसको कम करने के लिए एक मैसिव डैम बनाना होगा अरुणाचल प्रदेश में। और ये डैम कोई छोटा मोटा डैम नहीं होगा। ऐसा बताया जा रहा है कि ये इंडिया का दूसरा सबसे बड़ा डैम होगा। दोस्तों, जो नदी तिब्बत में यारलुंग के नाम से जानी जाती है, वही नदी भारत में ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती है। लेकिन क्या आपको पता है कि चाइना और भारत के बीच में ये नदी एक और नाम से जानी जाती है? जब ये नदी अरुणाचल प्रदेश में एंटर करती है तो वहाँ के लोकल्स के लिए ये सियांग रिवर बन जाती है। अरुणाचल प्रदेश के लोकल्स इस नदी को इसी नाम से जानते हैं। दोस्तों, ये नदी नॉर्थ ईस्ट के लिए एक लाइफलाइन की तरह काम करती है और इसको बचाना एक बड़ी प्रायोरिटी है इंडिया के लिए। कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि चाइना जो डैम बना रहा है उसकी क्षमता 60 गीगाहर्ट्ज से ज्यादा की होने वाली है। शायद ये दुनिया का सबसे बड़ा डैम होगा और इसके जरिए चाइना जो वाटर इंडिया की ओर आता था उसको डाइवर्ट कर सकता है, जिससे जो फ्लो या नेचर है इस नदी का उसमें बहुत ज्यादा चेंजेस आ जाएंगे, जिससे न कि इंडिया को बल्कि एनवायरनमेंट के ऊपर बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। जैसे चाइनीज डैम से एनवायरनमेंट पर असर होगा वैसे ही इंडिया के डैम से भी होगा। लेकिन इसमें हम और कर भी क्या सकते हैं, क्योंकि ये डैम अब हमारी नीड से ज्यादा मजबूरी बन चुकी है सिक्योरिटी के लिए, क्योंकि डैम बनते ही चाइना मैक्सिमम वाटर को कंट्रोल करेगा। यानी आप ये कह सकते हैं कि भारत के ब्रह्मपुत्र नदी का ऑलमोस्ट पूरा कंट्रोल चाइना के पास चला जाएगा। चाइना जब चाहे पानी को रिलीज कर सकेगा और जब चाहे स्टोर कर सकेगा। सबसे बड़ा खतरा यही है कि चाइना इंडिया को बिना बताए बारिश के टाइम पानी छोड़ सकता है, जिससे बाढ़ की समस्या पैदा हो सकती है। इस रीजन में हर साल बाढ़ का खतरा वैसे ही बना रहता है, लेकिन इस डैम से खतरा और भी बढ़ जाएगा। यहाँ पर एक सवाल और होगा कि क्या हमने चाइना को इसके ऊपर अपनी चिंताएं नहीं बताई? तो दोस्तों, इसके ऊपर हमने अपनी चिंताएं जाहिर कर दी है चाइना को, और चाइना का जवाब भी इस पर आ चुका है कि हम भारत के हितों का पूरा ध्यान रखेंगे। लेकिन ये सिर्फ कहने की बातें हैं। वो बेवकूफ ही होगा जो चाइना के ऊपर भरोसा करेगा। जैसा कि आपको पता होगा कि चाइना अरुणाचल प्रदेश को पूरा क्लेम करता है और वो अपने मैप में इसे साउथ तिब्बत का पार्ट बताता है। चाइना की आर्मी आए दिन बॉर्डर पार कर जाती है और कई बार तो ये टेंशन इंटेंस हो जाता है जब दोनों देशों की आर्मी आमने सामने होती है। ऐसी सिचुएशन में चाइना पर कैसे यकीन किया जाए? कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि चाइना जो डैम बिल्ड कर रहा है इससे फ्यूचर में इंडिया और चाइना के बीच में एक और फ्लैश पॉइंट बन सकता है। दोस्तों, आज के टाइम पे हमारे देश के जल शक्ति मिनिस्टर गजेंद्र सिंह शेखावत हैं। 16 मई को इनका एक इंटरव्यू छपा जहां पर इन्होंने इस डैम के बारे में बात की। उनका कहना है कि जो डैम हम बिल्ड करेंगे वो 10 बिलियन क्यूबिक मीटर वाटर को स्टोर करने में सक्षम होगा। अगर हम ओवरऑल देखें तो इंडिया में सबसे बड़ा वाटर स्टोर करने वाला डैम है इंदिरा डैम,
जो 12 बिलियन क्यूबिक मीटर वाटर को स्टोर कर सकता है। यहीं से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये डैम बहुत बड़ा होने वाला है। इसके साथ ही ये डैम 10 गीगाहर्ट्ज की इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस करेगा और जब ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट है तो उसी के हिसाब से इसका बजट भी होगा। एस्टिमेट किया गया है कि इसको बनाने के लिए 50,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। ये अमाउंट कितना है आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि इसी बजट में हम लगभग 3 मुंबई ट्रांस हार्बर सी लिंक बना सकते हैं। इसको बिल्ड करने के खिलाफ अरुणाचल प्रदेश में प्रोटेस्ट भी देखा जा रहा है। इसी बात को लेकर सेंट्रल गवर्नमेंट अरुणाचल प्रदेश गवर्नमेंट से बात कर रही है ताकि वहाँ के लोगों को समझाया जाए कि ये डैम कितना जरूरी है। अगर हम पूरे नदी की लंबाई देखें तो ये 2880 किलोमीटर लंबी है, जिसमें से 1625 किलोमीटर तिब्बत में है, 918 किलोमीटर इंडिया में और 337 किलोमीटर बांग्लादेश में है। ये डैम बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। डैम से न सिर्फ पीने के पानी के लिए भंडार बनता है और खेती के लिए पानी सप्लाई होता है, बल्कि इससे जो सबसे बड़ी समस्या है बाढ़ की, उसमें काफी हद तक कमी आती है। और ऐसा कहा जा सकता है कि इसके बन जाने से जो बाढ़ की समस्या असम में पैदा होती है उसमें काफी हद तक गिरावट आएगी, लेकिन खत्म तो आसानी से नहीं होगी। पर क्यों, वो मैं आपको आगे चलकर बताऊंगा। दोस्तों, ऐसा भी नहीं है कि चाइना के डैम बनाने से और पानी को डाइवर्ट करने से कोई बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा इंडिया पे, क्योंकि अगर हम मैप उठाकर देखें तो ब्रह्मपुत्र नदी का सिर्फ एक सोर्स नहीं है। यार्लिंग रिवर एक मेन सोर्स माना जा सकता है, लेकिन इसके अलावा इसके बहुत से सोर्स हैं जो इंडिया से ही जनरेट होते हैं। इसके लिए अगर चाइना पूरा पानी रोक भी लेता है तो भी इसके फ्लो में ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। और इसीलिए जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस इंडियन डैम से बाढ़ की समस्या में थोड़ी बहुत रुकावट तो आएगी, लेकिन पूरी तरह से खत्म नहीं होगी, क्योंकि ब्रह्मपुत्र नदी के बहुत सारे सोर्स हैं। अगर इसको रोकना है तो ब्रह्मपुत्र के सभी सोर्स के फ्लो को कंट्रोल करना होगा। ऐसा तो फिलहाल नहीं होने वाला, लेकिन ये डैम जरूर बनेगा। इस प्रोजेक्ट को इंडिया का नेशनल प्रोजेक्ट भी कहा जा सकता है। और यहाँ मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि क्या अब समय आ गया है कि नॉर्थ ईस्ट रीजन में इस तरह के प्रोजेक्ट में जापान और अमेरिका जैसे देशों को शामिल किया जाए? आखिर कब तक हम चाइना के इन सब हरकतों को सहेंगे? जापान पहले से ही नॉर्थ ईस्ट इंडिया में इन्वेस्ट करने के लिए तैयार है। ऐसा भी नहीं है कि जापान पूरी तरह से गायब है नॉर्थ ईस्ट इंडिया से, लेकिन जापान जिन प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है वो स्केल में काफी छोटे हैं। हमें इस तरह के बड़े प्रोजेक्ट में जापान को शामिल करना होगा ताकि ग्लोबली एक हेडलाइन बन सके। क्या ये सही मौका नहीं है कि अगर हम 50,000 करोड़ के इस प्रोजेक्ट में जापान को शामिल करें, ताकि चाइना को एक मैसेज जा सके कि ये पुराना भारत नहीं है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया का ही एक पार्ट है और हम यहाँ बड़े से बड़े डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स पर काम कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो जरूर करें, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट से रिलेटेड इसी तरह के वीडियोस आपको यहाँ पर मिलती रहेगी। तो मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।